Hello, class. Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine and enjoying this lecture in a cozy environment and having a good weather around. Today, the weather is very pleasant outside, but I don't know what kind of weather you people are enjoying at your home at present. And today, we'll discuss and we'll talk about the poetry of John Donne, one of my most favorite poets. And I hope you will also enjoy the poetry of जॉन डन जॉन डन जो है एक तो ये कि वो मेरा फेवरेट पोइट है और दूसरी बात ये है कि वो एक टिपिकल पोइट नहीं है लव पोइट या एज अ आप उसको रिलीजियस पोइट के तौर पे जब आप उसको पढ़ेंगे तो यू विल नोटिस क्लियर कट डिफरेंस तो आपको उसका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बाकी पोइट से जो आप लोगों ने पढ़े हैं उसकी जो पोइट्री है वो एक अपनी क्लास रखती है उसकी जो पोइट्री है उसकी एक अपनी आप कह लें कि एक अपनी पहचान है और एक अपनी इम्पोर्टेंस है तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको उसके लिए एक आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि उसकी आज का ये लेक्चर आपने ध्यान से सुना है कि इसमें टेक्स्ट से ज़्यादा इसमें बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ना जॉन डन एज अ लव पोइट जो है हम उसको डिस्कस करेंगे वैसे तो इसके दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट और जॉन डन एज अ लव पोइट तो हम आज सबसे पहले जॉन डन एज अ लव पोइट को डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ पोइम्स जो इसके साथ रिलेट करती हैं उसको मैं डिस्कस करूंगी तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका जॉन डन्स ट्रीटमेंट ऑफ लव ठीक है जॉन डन एज अ लव पोइट भी आप इसको कह सकते हैं और सबसे पहले जॉन डन के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ वो रिनेंसन एज के साथ उसका कह लें कि वो उसकी एज है और रिनेंसेंस के दौर में वो ज़्यादा आप कह लें कि उसका जो काम है वो उस एज का है और फॉर एग्जांपल उसकी जो स्टार्ट होती है वो 1572 से या 1573 से लेके 1631 तक तो ये जो द एज ऑफ डन वुड इफेक्टिवली एंड सब्सटेंशियली कवर द फर्स्ट 30 years of the 17th century तो इसका ये ही वाज बोर्न ऑन 22nd जनवरी 1573 इंग्लैंड के शहर लंदन में वो पैदा हुआ था और उसकी डेथ हुई थी जी 31 मार्च 1631 को एट द एज ऑफ 58 ऑक्यूपेशन उसका क्या था ही वाज पोइट ही वाज प्रीस्ट ही वाज लॉयर और नेशनैलिटी उसकी इंग्लिश थी उसके जॉनर्स क्या थे जिसमें उसकी उसका जो काम है वो फॉल करता है सेटायर लव पोइट्री एलिजी सर्मन्स और मोस्टली उसका उसके जो सब्जेक्ट थे उसकी पोइट्री के उसमें लव फिजिकल लव रिलीजन डेथ सबसे उसका जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी जो लिटरेरी मूवमेंट थी वो थी मेटाफिजिकल पोइट्री मेटाफिजिकल पोइट था ये आप कह लें कि पहचान है जो जॉन डन के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है आप जब लफ्ज़ जॉन डन कहते हैं ना तो वो उसके साथ ही आ जाता है कि मेटाफिजिकल पोइट अब मेटाफिजिकल पोइट होता क्या है इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझें जो लफ्ज़ है ना मेटा, मेटा का मतलब होता है जी बियॉन्ड, परे और फिज़िकल क्या होता है? फिज़िकल एक ऐसी कोई चीज़ समथिंग एक्सिस्ट इन फिज़िकल शेप जो कि फिज़िकल शेप कोई भी ऐसी चीज़ जो फिज़िकल शेप रखती है उसको हम कहेंगे कि वो फिज़िकल है और मेटा का क्या मतलब होगा बियॉन्ड। मेटाफिज़िकल पोइट का एक ऐसा मेटाफिज़िक्स जो है ना, ये फ़िलॉसफ़ी की एक ब्रांच है और ये जो यूनिवर्स के बारे में, उसकी मीनिंगफुलनेस के बारे में जो है वो बात करती है। अब जो जॉन डन है वो एक लव पोइट है। तो इस चीज़ को उसके साथ रिलेट ऐसे करना है कि वो स्टाइलिस्टिकली जो है वो मेटाफिज़िकल पोइट है। वो चीज़ों को एक ऐसे अंदाज़ से पेश करता है, उसमें मेटाफर्स यूज़ करता है, पैराडॉक्सेस यूज़ करता है, ऑक्सीमोरॉन यूज़ करता है। उसके बाद आप कह लें कि उसमें उसकी लॉजिकल एनालिसिस है, ठीक है? अब ये जो सारे टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, आपने परेशान नहीं होना, ये मज़ीद स्लाइड्स में मैं इनको एलैबोरेट करती जाऊँगी। तो वो एक मेटाफ़िज़िकल पोइट है और वो स्टाइलिस्टिकली आप कह लें कि उसके जो मौज़ूआत हैं, उसके जो सब्जेक्ट हैं जॉन डन के, वो बहुत वो हैं लव
के बारे में, वो रिलिजन के बारे में है, लेकिन उसका अंदाज़ ऐसा है कि उसको आप इतनी कोई उसकी स्ट्राइकिंग इमेजेस देखेंगे, एक इतनी कुछ ज़बरदस्त आप उसमें लॉजिक देखेंगे और आप उसका जो कंपैरिज़न वो चीज़ों का करता है, इतने शानदार अल्फ़ाज़ में करता है कि आप उनको देखेंगे और आप चौंक जाएँगे। आप कहेंगे कि ये तो फ़िज़िकल से बियॉन्ड आप ये तो सरपास कर गया है इसको फ़िज़िकल जो लेवल है पोएट्री का। इस लिहाज से उसको मेटाफिज़िकल पोएट भी कहा जाता है और आप कह लें कि और दूसरी इसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो उसका जो एक ट्रेंड्स ऑलरेडी सेट था ना शायरी का उस ज़माने में, आप कह लें कि पेट्रार्कन ट्रेंड जो सेट था या जो पेट्रार्कन पोएट्स थे, उसको ये फ़ॉलो नहीं करता। इसका एक अपना स्टाइल है, इसका एक अपना तरीका है बात करने का, इसके एक अपने आप कह लें कि लैंग्वेज है बात करने की और ये वो जो एक ट्रेंड ऑलरेडी सेट था नहीं, उसको फ़ॉलो नहीं करता। रिनाइंसन की इसकी एज इसकी जो है द एज ऑफ रिनाइंसेंस से इसका ताल्लुक है, ये बात आपने याद रखनी है और he is not he's not a courtly poet and he's not like courtly poets. Courtly poets क्या होते हैं? जो who write love poems और वो थोड़े से ना थोड़े से सबमिसिव होते हैं उनकी अपनी बिलवड के बारे में और आप एक और चीज़ देखेंगे कि आप उर्दू शायरी भी आप में से बहुत से लोग पढ़ते होंगे। तो इंग्लिश के भी बहुत सारे शायर आपने देखे होंगे। इसकी पोएट्री में आपको नार्सिसिज़्म मिलता है। नार्सिसिज़्म किसको कहते हैं? सेल्फ लव को। वो बिल्कुल बिच-बिच नहीं जाता है अपनी बिलवड के सामने। वो अपनी एक क्लास जो है वो उसको मेंटेन रखता है। तो जैसे आप ये जो टिपिकल शायर होते हैं, मैं तो तुम्हारी गली का कुत्ता होता है या इस तरह के जो अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं या जो कहते हैं कि बस तुम ही तुम हो और अपने बिलवड को कहते हैं कि तुम ही तुम हो, भई हमारा तो हम तो पैरों की धूल भी नहीं है। इस तरह का जो एटीट्यूड है ना, वो आप इसमें नहीं पाएँगे। इसमें नार्सिसिज़्म पाएँगे, इसमें सेल्फ लव होगा एंड स्टूडेंट्स आई थिंक क्रिटिकली भी अगर आप इसको देखें या आप इसको पर्सनली भी अपने आप पे अप्लाई करें, सो इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, यू कैन नॉट लव द पर्सन, यू कैन नॉट लव द नेक्स्ट पर्सन, इवन योर बिलवड। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करते हैं, आप नेक्स्ट से भी नहीं कर सकते। बिकॉज़ जो चीज़ आपके अपने पास ही नहीं है, आप किसी और को कैसे आप उसको दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है उसकी कि वो अपने वो सेल्फ लव का जो है वो शिकार है। हाँ, ये सेल्फ लव अगर वो पीक पे चला जाए तो वो इसको सेल्फिशनेस भी हम लोग कहते हैं। लेकिन जॉन डन है वो इसको बड़े अच्छे तरीके से एतदाल के साथ जो है वो इसको लेके चलता है। ये तो हो गया उसका इंट्रोडक्शन और ये आपने अपने ज़हन में रखना है। आप जब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो उसका उसका इंट्रोडक्शन है, उसके जो हवाला जात हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, वो आपको देने पड़ते हैं। ही वाज़ द मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिज़ाबेथन पोएट्स। यही जो मैंने अभी आपको बताया जो वहाँ पे एलिज़ाबेथ I की जो एज थी और वहाँ के जो ऑलरेडी जो शायर थे, जो काम कर रहे थे, वो उन जैसा नहीं था, वो कोर्टली पोएट नहीं था, ठीक है? और वो पेट्रियार्क जो था, वो भी एक इटालियन पोएट था, हू यूज्ड टू राइट पोएम्स अबाउट हिज़ बिलवड। वो उसको भी वो फ़ॉलो नहीं करता था, बल्कि उसके भी ट्रेंड को इसने नेगेट किया था। ही रिवोल्टेड, उसने बगावत की थी अगेंस्ट द ईज़ी फ्लुएंट स्टाइल एंड स्टॉक इमेजरी कि जो आसानी से समझ आ जाए। देखिए, महबूबा को परी तो हर कोई कहता है। लाइक तुम तो ऐसे जैसे परियों जैसी हो या इस तरह की जो फ्लुएंट और आप कह लें कि एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको ईज़िली समझ में आ जाए या एक आप कह लें कि टिपिकल वे ऑफ जो प्रेज़ था ना, वो जॉन डन ने उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया। और ये बात वो साबित भी करता है, जब आप उसकी पोएट्री मैं आपको पढ़ाऊँगी और आप इसको पढ़ेंगे, यू विल फॉल इन लव विद द पोएट्री ऑफ जॉन डन, आई कैन बेट यू पीपल। तो आई होप सो कि आप इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे और ही एम्ड एट रियलिटी ऑफ थॉट एंड विविडनेस ऑफ एक्सप्रेशन। ये उसकी शायरी की खसूसियात हैं ओवरऑल। ही इज़ कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ मेटाफिज़िकल कंसीट, द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है उसकी शायरी में, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊँगी कि कंसीट होता क्या है। उसके बाद है जी कॉमन सब्जेक्ट्स क्या थे उसकी पोएट्री के लव था स्पेशली। हिज अर्ली लाइफ जो था उसकी जो अर्ली लाइफ जो थी ना, ही फेल इन लव विद द लेडी एंड मोर। और फिर बाद में उसकी शादी भी हुई जॉन डन के साथ और फिर उसके बाद उसका जो सेकंड सब्जेक्ट था वो डेथ का था और स्पेशली आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, अपनी जब एन मोर की फिर डेथ हो गई, फिर उसके बाद उसने डेथ के बाद में लिखा कुछ पोएम्स लिखी और रिलिजन के बारे में भी वो जो है वो, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो प्रीस्ट था, प्रीस्ट पादरी को कहते हैं ना, तो वो रिलिजन के बारे में भी और रिलिजन के साथ भी उसका बहुत अच्छा और बहुत उसकी जो राइटिंग्स हैं वो बड़ी मेटाफिजिकल टाइप की हैं।
सो हम आज का जो टॉपिक है जॉन डन एज अ लव पोइट, हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लव? अगर ये चीज मैं क्लास में आपसे पूछ रही हूँ, बल्कि मैं आप लोगों से अभी भी पूछ रही हूँ कि व्हाट इज लव, आप आप जो है आप इसके बारे में लिखें, आप खुद लिखें और आप जो है वो मुझे ग्रुप में भेजें, जरूर भेजें। What is love? You know, this is the question which is not like the question 2 plus 2 is equal 4. ये वो क्वेश्चन उस तरह का नहीं है। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है आपकी। जब मैंने कहा व्हाट इज लव, तो आप सब लोगों ने, सुनने वालों ने उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया। किसी के जहन में कोई उसका एम आ गया, किसी के जहन में किसी का चेहरा आ गया, किसी के जहन में उसका उसका गोल आ गया, उसकी अचीवमेंट आ गई, या कोई बहुत अच्छा लम्हा आ गया, या कोई पसंद की चीज आ जाने। सो व्हाट इज लव? जब आप द वर्ड लव इज जो है, द वर्ड लव डज नॉट हैव अ प्रॉपर अ फिक्स्ड डेफिनेशन। और ये ह्यूमन नेचर की साइकी है कि अ ह्यूमन लव्स टू टॉक अबाउट द लव एंड हेट, एंड जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, या आप कह लें कि इमोशंस होते हैं, या पैशंस होते हैं, उनके बारे में बात करना। एक बंदा हमेशा उस चीज़ को एंजॉय करता है, क्योंकि ये इंसान की तबीयत के करीब तरीन जो है ये चीज़ें हैं। और ये उसको वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एन्जॉय करता है, जो एक इंसान है। और ये क्योंकि लव द मोस्ट फेल्ट एंड डिस्कस्ड इमोशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ये इंसान के ज़हन में ये एक आप कह लें कि अ मैन इज़ डिवॉइड ऑफ लव, अ मैन इज़ डिवॉइड ऑफ लाइफ, कि इसके बगैर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, और ये हर इंसान की ज़िंदगी का एक अटूट अंग है। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप इट मस्ट बी बिटवीन मेल एंड अ फीमेल, इट कुड बी विद योर, इट कैन बी विद योर फैमिली मेंबर्स, इससे आपके फैमिली मेंबर्स, इससे कोई बहुत सारे लोग होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ वो मोहब्बत का शिकार होते हैं। जैसे कि आप यू कैन टेक इवन माय एग्जांपल दैट वासिफ अली वासिफ की एक कोट है कि महबूब का साथ हो तो शरीयत बड़ी आसान हो जाती है। तो दिस इज ट्रू इन माय केस एज वेल, कि मैं मतलब टीचिंग इज समथिंग लाइक आई लव टू टीच। तो कुछ लोग होते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में शिकार होते हैं, अपनी मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं अपने प्रोफेशन से। कुछ लोग जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ जो है वो, और कुछ जो होते हैं जो एक्चुअल लव होता है वो अल्लाह के ताला के साथ जो होता है, वो खुदा की मोहब्बत का शिकार होते हैं, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। और फिर ये तो वैसे रुतबा जो है वो बड़े ही कम इंसानों में, ये सादत बड़े ही कम इंसानों के नसीब में आती है कि वो सही तरीके से, जो औलिया अल्लाह होते हैं, पैगंबर होते हैं, कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत का शिकार हो जाएँ। एनीवेज़, ये किसी ना किसी कनेक्शन से, आप इसको मटेरियल लव में ले लें, आप इसको स्पिरिचुअल लव में ले लें, लेकिन ये मोस्ट फेल्ट और मोस्ट डिस्कस्ड इमोशन है, ये ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन नेचर के करीब तरीन ये चीज़ है। इट इज डोमिनेंट थीम ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर ऑफ ऑल एजेस। आप कोई भी लिटरेचर किसी भी एज का उठा के देख लेना, आपको ये थीम जरूर मिलेगा। आपको ये चीज, ये वर्ड डिस्कस हुआ हुआ आपको जरूर मिलेगा। आप इस चीज को डिनाई कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। लेकिन द ट्रीटमेंट ऑफ लव हैज बीन डिफरेंट फ्रॉम राइटर्स टू राइटर्स एंड पोइट्स टू पोइट्स। अब मसला क्या है कि इस लव्स को, इस थीम को डिस्कस तो सबने किया है। कोई कह लें कि कोई इसको कहता है कि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, एंड इंडीड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड इफ इट इज प्रेजेंट इन ट्रू सेंस इन योर लाइफ। तो ये एक बहुत अच्छी, आप कह लें कि कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ इसको बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, कुछ इसको रुकावट के तौर पे लेते हैं। ठीक है। कुछ लोग जैसे फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, उनके एक लाइन थी कि तुझसे भी दिल फ़रेब हैं गम रोज़गार के। तो या मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँग। तो उसी में है कि और क्लास ये जो इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो राइटर टू राइटर डिफरेंट होते हैं, और वो पोइट्स टू पोइट्स डिफरेंट होते हैं। ये उस क्वेश्चन की तरह नहीं है कि 2 + 2 = 4। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, और हर शख्स का इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रिया है, मुख्तलिफ आइडिया है। सो जॉन डन हैज़ आल्सो यूज्ड लव टू बी एन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ हिज पोएट्री। जॉन डन की लव पोएट्री जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं इसको बार-बार कह रही हूँ कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। आप लोगों ने पहले वो सिमिलीज़ चीज़ें या वो एटीट्यूड कभी भी नहीं पढ़ा होगा, आई होप सो।
Love may be different from man to man, time to time. Dunn has also treated realistically love to be different from one point to other. अच्छा, वैसे तो ये जो the concept of love है is different from one person to another and one writer to another writer. लेकिन जॉन डन की पोइम में आप देखेंगे उस शायर ने क्या किया है कि उसकी पोइम से ही पोइम, एक ही बंदा है, डन है, उसने पोइम लिखी हुई है, लेकिन एक पोइम में उसका कुछ और होगा, उसका जो मूड होगा वो कुछ और होगा, उसका मूड, उसका उसका जो स्ट्रैंड होगा वो कुछ और होगा, और दूसरी पोइम में उसका जो ट्रीटमेंट है वो किसी और किस्म का होगा। इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड आउट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द लव फ्रॉम डन्स पोइम। आप तो डन की पोइट्री में मोहब्बत को आसान अल्फाज में समझ ही नहीं सकते हैं। तो उसकी जो पोइट्री है, थ्री मेन स्ट्रैंड्स इन डन्स पोइम, तो उसकी जो पोइट्री है ना, हम उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, तीन मोड्स में तकसीम कर सकते हैं, जो उसको डोमिनेट कर रहे हैं उसकी सारी की सारी शायरी को। द फर्स्ट इज सिनिकल एटीट्यूड। बच्चों, सिनिकल एटीट्यूड क्या होता है कि सिनिकल उसका आप कह लें कि हु हैज नेगेटिव थिंकिंग, एंड हु सीज थिंग्स नेगेटिवली और डॉप्टफुली, और इसमें वो क्या करता है, सिनिकल एटीट्यूड में वो फीमेल्स को क्रिटिसाइज करता है, विच इज एंटाई वुमेन एंड होस्टाइल टू द फेयर सेक्स जो फीमेल्स होती हैं। यानी उसका उसका जो एटीट्यूड है वो बड़ा ज्यादा जी यहाँ पे ना बड़ा ज़्यादा नेगेटिव है वो फीमेल्स के बारे में। कहता है कि इनसे लॉयल्टी की उम्मीद ना रखो, और ये जो हैं ये कभी वफ़ादार नहीं होती हैं, या वो मुख़्तलिफ़ जो उसकी जो लाइन्स हैं जब आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि ये इसका सिनिकल एटीट्यूड या इसका सिनिसिज़्म कितने पीक पे है। उसके बाद है जी द सेकंड स्ट्रैंड इज़ ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ़ और ऑफ म्यूचुअल लव। जब उसकी ना अपनी पसंद की औरत से शादी हो गई एनमोर के साथ, तो उसका जो कंजुगल लव, उसका जो बेसिकली है ना कंजुगल लव के बारे में, म्यूचुअल लव के बारे में और हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उसने लिखा है और बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है। वो देखें, वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमें फिजिकल लव को जब वो बयान करते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को इरिटेशन होती है, या आप कह लें कि उसमें, लेकिन उसमें एक वल्गैरिटी नहीं आपको नज़र आएगी। जो हम पोएम्स पढ़ेंगी वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट किस्म की आपको लगेंगी, पाकीज़ा किस्म की लगेंगी, क्योंकि इट्स बिटवीन इट इट इज़ नॉट लाइक समथिंग एल्स, लेकिन ये एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उसको बड़े वो फिज़िकल कह लें कि उसकी अम है डिस्क्रिप्शन, लेकिन वो एक इतने अच्छे अंदाज से बयान की गई है और उसको फिर स्पिरिचुअल के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। द थर्ड इज रिगार्डिंग सुप्रीमेसी ऑफ लव विद फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस। तो अब उसका सुप्रीमेसी ऑफ लव है, वो जब फिजिकल जिस्मानी मोहब्बत की भी बात करता है और उसके बाद वो रूह पे उसको लेके आता है और फिर वो उसकी रूह की सुप्रीमेसी की बात करता है और फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस देता है, वो डिफरेंट लॉजिक्स देता है कि जो आपकी जो बॉडी है इट इज इम्पोर्टेंट इन लव, लेकिन एट द एंड क्या चीज मैटर करती है, एट द एंड मैटर करता है जी स्पिरिचुअल लव। और फिर वो उसका आप कह लें कि आप वो फिजिकल और स्पिरिचुअल लव का कंपैरिजन करता है और वो स्पिरिचुअल लव की जो सुप्रीमेसी है उसको आप कह लें कि उसकी सुप्रीमेसी को साबित करता है। जब आप अभी तो ये मैं इसका ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, जब आप इसकी पोएम्स पढ़ेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि वो कितना शानदार तरीके से इसको पेश कर रहा है। सिनिकल एटीट्यूड को थोड़ा-सा मैं मज़ीद डिस्क्राइब करती हूँ, जो उसके 3 जो मोड्स हैं, जो उसके आप कह लें कि उसकी जो 3 स्ट्रैंड्स हैं या उसकी पोएट्री में जो 3 टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उनमें पहला जो सिनिकल एटीट्यूड है, वो हेट एंड डिसलाइक फॉर फेयर सेक्स। ऐसा हैरानी हो रही है आपको कि वो औरत के बारे में लिखता है, उसके साथ मोहब्बत को लिखता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे उसकी जो कुछ पोएम्स हैं, वो ऐसे होंगी। वो कहता है कि इनमें एब्सेंस ऑफ लॉयल्टी है जी, वफ़ादार तो है ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इस किस्म की क्रिएचर पर, और वुमेन को वो नेगेटिव उसका जो पोर्ट्रे है, वो करता है। उसकी एक पोएम है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। उसमें उसकी कुछ लाइन्स हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट अ चाइल्ड विद अ मैंड्रिक रूट। मैंड्रिक रूट एक दरख्त का नाम है और ये पोएम मैं आपको पढ़ाऊँगी। कहता है जाओ सितारे, तुम लोग सितारा जो आसमान से टूटा, अब तुम उसको पकड़ लो। दरख्त से बच्चे की उम्मीद रख लो, खातून से वफ़ा की उम्मीद जो है वो मत रखना। ठीक है? ये उसकी लाइन्स हैं और ये उसके सिनिकल एटीट्यूड को ज़ाहिर करती हैं। उसके बाद उसका जो दूसरा है म्यूचुअल और कंजुगल लव के बारे में है कि ये इट्स अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ्स लव। तो द सेकंड ग्रुप ऑफ पोएम्स अपहोल्ड्स द सिंपल प्योर म्यूचुअल लव एंड द बेस्ट इन कंजुगल लव के बारे में है। मेनी ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू हिज वाइफ एंड मोर जो थी उसके उसको एड्रेस करते हुए उसने
उसकी बारे में पोएम्स लिखी थी। हियर द लवर्स डज नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट हिज बिलवर्ड। यहाँ पे देखिए हर शायर जो होता है वो अपनी महबूबा की तारीफ में ज़मीनों आसमान एक कर देता है। और आप कह लें कि जो शायर हजरात हैं ये इनका ये खुद तो इनका होता ही है पागलपन, लेकिन ये दूसरों को भी पागल बना देते हैं। तो उसका जो बिलव इसका भी जो जॉन डन है उसका भी थीम यही है। उसको भी अपनी बिलवड के बगैर, अपनी महबूबा के बगैर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बट स्टिल जो है वो, लेकिन इसके बावजूद जो उसका एटीट्यूड होगा वो क्वाइट चेंज होगा दूसरे शायरों से। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल लव एंड सुप्रीमेसी ऑफ स्पिरिचुअल लव, जैसे मैंने मुख्तसरन पहले बताया, तो एज फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ लव द पोइट समटाइम्स सेज दैट फिजिकल लव इज द बेस्ट, elsewhere says in spiritual love is the best, and again says that spiritual love out of physical love is the best। ये एक बहुत अच्छे तरीके से चीज उसने बयान की गई है कि वो कहते हैं कि फिजिकल लव जो है ना ये जरूरी है, बेस्ट है। और कहीं और कहता है कि स्पिरिचुअल लव भी जो है वो बेस्ट है। और बाद में क्या कहता है कि जब आप फिजिकली एक हो जाते हैं, फिजिकली कंबाइंड जो है वो हो जाते हैं, तो उसमें से जो स्पिरिचुअल लव है वो निकलता है। इस तरह की बात जो है ये जॉन डन ने की है, और ये पोएम्स के ज़रिए आप इसको समझेंगे, आप इसको मज़ीद समझेंगे। इन द गुड मॉरो द स्पीकर सेज, मतलब जो शायर है वो क्या कहता है, इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी व्हिच आई डिजर्व्ड एंड गॉट वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी। दी जो होगा ना वो यूं होगा कि अगर मैंने जिंदगी में कभी खूबसूरती देखी है ना, तो बस वो तुम्हारा ख्वाब था या वो तुम थी। इस तरह की वो उसने बात की है। सम मेन पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय डन। देखें जी, जॉन डन की शायरी को समझने के लिए ना आपको कुछ डिवाइसेस का समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन डिवाइसेस को आपने पोइट्री में कहीं भी आपको जो है वो नजर आएंगी तो आप उसको पहचान सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। और प्लीज आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है, ये जो पोइटिकल डिवाइसेस हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला कौन सा है जी? पहला है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू विच इट इज लिटरली नॉट एप्लीकेबल। यानी मेटाफर क्या, आप कह लें हार्ट ऑफ गोल्ड, बड़ा सोने का दिल बना हुआ है। आप कह लें कि मीनिंग आप इसका देखें, हार्ट ऑफ गोल्ड की बात आपको समझ आ रही है, ठीक है, सोने का दिल, लेकिन एक्चुअली टू एन ऑब्जेक्ट और एन एक्शन टू विच इट इज लिटरली नॉट एप्लीकेबल। लिटरली के मतलब अगर आप इसको वैसे देखना चाहें, मैंने क्लास में आपको थोड़ी सी इसकी मिसाल दी थी। जब हम कहते हैं बच्चा चांद जैसा खूबसूरत है, ठीक है, द बेबी इज क्यूट, या बेटी बेबी इज ब्यूटीफुल लाइक मून, तो जब लाइक या एज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो सिमिल होगा। वो कहते हैं ये तो मेरा चांद है। जब माँ अपने बच्चे को कहती है ये तो मेरा चांद है, तो वो मेटाफर होगा। लिटरली अगर आप उसका डिक्शनरी के लिहाज से आप उसका मीनिंग देखेंगे ना, तो वो वैसा नहीं होगा। लेकिन आप उसको मीनिंग के लिहाज से देखेंगे, मेटाफर आप उसका यूज करेंगे, चीजों को थोड़ा सा बढ़ा के बयान करेंगे, तो वो उसका मेटाफर होगा। उसके बाद है जी पैराडॉक्स यूज करता है वो। पैराडॉक्स क्या होती हैं? सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टिंग स्टेटमेंट होती हैं। बात के अंदर ही बात की नफी हो रही होती है, लेकिन बट एक्सप्रेसेस द ट्रुथ। लेकिन ये जो सच है ना उसमें थोड़ा थोड़ा सच भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल गिवन, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग और एंड जो है ना, ये एक दूसरे को ये एक दूसरे के उल्ट हैं, एक दूसरे के कंट्रास्टिंग जो वर्ड्स हैं ये उनमें से एक हैं। तो पैराडॉक्स जो होगा, जो टू स्टेटमेंट्स है ना, जो एक स्टेटमेंट है और वो अपने अपने आप को ही वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग है। फॉर एग्जांपल, डीप डाउन यू आर रियली शैलो, अंदर जाके देखे तो तुम तो बिल्कुल खोखले हो। ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनमें नफी होती है लेकिन इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन फॉर लिविंग इज गुड फॉर डाइंग। इस तरह की जो लाइंस होती हैं ना, ये पैराडॉक्स की होती हैं, और आप इनको जॉन डन की पोइट्री में नोट करेंगे। ऑक्सीमोरॉन तो बहुत ज्यादा है, टू कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स, ये तो मोस्टली कंजंक्शन की फॉर्म में होते हैं। और जब उसकी वो जो बात करता है कि दो अल्फाज होते हैं और एक दूसरे को ही वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, वो तो जो पैराडॉक्स है ना उसका आपने ये याद रखना है कि वो एक स्टेटमेंट के बारे में है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीमोरॉन है ये वर्ड लेवल पे होता है। अनकाइंडली काइंड, ये भी जॉन डन की ही पोएम का एक लफ्ज है, अनकाइंडली काइंड।
तुम तो नामेहरबान हो के जो है वो मेहरबान हो। और उसके बाद क्या है, और डार्क लाइट, यानी या तो वो चीज़ डार्क होगी या वो चीज़ लाइट होगी। लेकिन यहाँ पे डार्क लाइट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये इसको ऑक्सीमोरॉन को शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीट सारो का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा मीठा-सा गम है। गम जो है वो कभी भी मीठा नहीं होता, या तो वो चीज़ मीठी होगी या वो गमगीन होगी। लेकिन इस तरह के जो अल्फ़ाज़ शायरी में शायर हज़रात यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीमोरॉन की टर्म में आते हैं। हाइपरबोल क्या होता है जी? एक्सटेंडेड मेटाफर होता है या एग्ज़ैजरेशन होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ रनिंग फास्टर देन द विंड, वो तो हवा से भी ज़्यादा जो है वो तेज़ भाग रहा है। लेकिन ऐसा देखिए, ये मुबालगा अराई को जो होता है ना, वो हाइपरबोल होता है। योर स्किन इज़ सॉफ्टर देन सिल्क, सिल्क से भी ज़्यादा जो तुम्हारी जो स्किन है वो सॉफ्ट है। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब आप चीज़ का मुबालगा आराई छू लेते हैं, जब हम मुबालगा आराई की हद को छू लेते हैं कोई बात करते हुए, जैसे ख़वातीन अक्सर एक-दूसरे की तारीफ़ करते हुए कहती हैं, "अये तुम तो परी लग रही हो।" वो हालाँकि परी वैसे तो किसी ने देखी भी नहीं है, परी होती कैसी है। और इतना ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये उसको कहें कि जब हम मुबालगा राई की हदों को छू जाते हैं ना, मक्खन लगाना या इस तरह की चीज़, तो हम उसको हाइपरबोल बोलेंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या है जी? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है टू एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। एनिमेट जान डाल देते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ये जो बेजान चीज़ों को हम जानदारों वाली क्वालिटीज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द विंड इज़ व्हिस्परिंग, हवा जो है वो सरगोशियाँ कर रही है। जब एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेजान होता है, और हम उसको चलने-फिरने, खाने-पीने, सोने, यानी जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं या जानदारों में होती हैं, वो हम बेजान चीज़ों के साथ जब मंसूब कर देते हैं और उनको ये क्वालिटीज़ दे देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी पर्सोनिफिकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप इसकी पोएट्री में आप लोगों को मिलेगी, वो है जी कंसीड्स। कंसीड क्या होते हैं? कंसीड जो होते हैं ना, वो ये भी एक्सटेंडेड मेटाफर होता है। ये जो कंसीड का हिस्सा है, एक्सटेंडेड मेटाफर, या आप कह लें कि यू नो टू सरप्राइज़ द रीडर। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि आप रीडर को सरप्राइज़ कर दें। फार फेच आइडियाज़ को, आप कोई ऐसी चीज़ का फार फेच आइडियाज़ को लॉजिकली आप प्रूव करते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कह लें कि जिनका अपैरेंटली कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, लेकिन जब आप उनको उनकी जो बात करते हैं, या जब आप उस चीज़ को साबित कर देते हैं बाद में कि भई देखें, लॉजिक के हिसाब से इन दोनों का कंपैरिज़न करना और उस चीज़ को प्रूव करना, तो कंसीट इज़ कैरिड आउट थ्रू लॉजिकल एनालिसिस, पर्पस टू कन्विंस। उसका फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसने एक कंसीट यूज़ किया और बहुत ज़्यादा वो फ़ेमस भी हुआ है। ये आज की पोएम में हम पढ़ेंगे भी, और तब मैं आपको याद करवाऊँगी कि ये जो है, ये कंसीट कैसे उसने यूज़ किया है, कि एक ऐसी चीज़ जिसका हो ही नहीं सकता कंपैरिज़न, उस चीज़ को उसने ना सिर्फ़ उसका कंपेयर किया है, बल्कि उसको प्रूव भी किया है कि आखिर में हम लोग उसको मानना शुरू हो जाते हैं। चलें जी, अब हमने इसकी जो है वो टेक्स्ट स्टार्ट करना है। उसके बाद अब मैं इसका टेक्स्ट लेके आती हूँ कि हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं इसका टेक्स्ट, और उसकी पहली पोएम आज हम स्टार्ट करते हैं, और वो है सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। So basically, John Donne was a explorer of the world also, and the moment of separation has arrived, or he has to leave for a while. उसको जाना है कहीं पे, और वो जब मोमेंट ऑफ सेपरेशन है, उस वक्त उसकी जो बिलवड है, उसकी जो वाइफ है, वो परेशान है, और वो उस चीज़ को आप कह लें कि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी हाँ जी, उसकी जो वाइफ़ है, वो बहुत परेशान है इस सेपरेशन के लम्हे में, और उसको वो जो है वो कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक सॉन्ग है बेसिकली,
और इसमें जो है हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में भी है, यानी कंजुगल हैप्पीनेस के बारे में भी आप इसको देखेंगे। और स्वीटेस्ट लव का ऑफ कोर्स वो अपनी जो वाइफ है उसको उसको बुलाने की कोशिश, उसको उसको बुला रहा है इस खूबसूरत लव से, और उसको जो है वो यहाँ पे रीजन जो है वो एक्सप्लेन जो है वो करेगा कि क्या जो है वो सारी सूरत हाल क्या है। Sweetest love, I do not go for weariness of thee. दी जो है ओल्ड इंग्लिश में यू को कहा जाता था। weariness का क्या मतलब होगा? टू गेट बोर्ड ऑफ, यू नो, कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे बोर हो गया हूं। nor in hope the world can show a fitter love for me. So he is saying, my sweetest love, my beloved, I am not going somewhere, or I am not going just because I am, bored of you, or I am fed up from you. No, I am not going for this reason. And this world has not something more precious than you to offer me. इस दुनिया के पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी फिटर चीज नहीं है, कोई भी ऐसी जबरदस्त चीज नहीं है कि वो मुझे दे सके। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट। जस्ट का मतलब होगा जोक, दस बाय फेंट दैट्स टू डाई। सबसे पहले पहली चंद लाइन में वो ही इज ट्राइंग टू कंसोल हिज वाइफ, ही इज गिविंग हर होप दैट आई एम, ही इज गिविंग हर अश्योरिटी, ही इज assuring her that he is not going somewhere else because he is fed up from her, or he has get tired of her. No, or he is not going somewhere that he will find something very good, something precious, something more precious. वो इसलिए नहीं जा रहा कि वो अपनी बीवी से तंग आ गया है, या उसको कह रहा है कि मैं इसलिए भी नहीं जा रहा कि ये जो दुनिया है ये मुझे कुछ और चीज, खूबसूरत चीज या कोई प्यारी चीज जो है वो मुझे तुमसे ज्यादा प्यारी चीज जो है वो मुझे ऑफर कर रही है या मुझे दिखा रही है। तो ही अब ये जो बाकी लाइंस है ना, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, सो ही इज यूजिंग अ फॉल्स ट्रिक। वो एक ट्रिक यूज कर रहा है, और उसको मेंटली वो प्रिपेयर भी कर रहा है, उसको मेंटली बता भी रहा है कि क्या कहता है कि चूंकि मैंने आखिर में मर जाना है, तो तुम इसको एक एक एक, एक टेम्पररी, आप इस तुम इसे सेपरेशन के तौर पे लो, और तुम इसको एक टेम्पररी जो इसको दूरी के तौर पे लो। और क्योंकि और ये जो है ना, वो कहते हैं कि माई गोइंग अवे टेम्परली इज एन अटेम्प्ट टू गिव यू द करेज to face that final parting which my death will ultimately bring about. you know he says that he means to teach her to live without him, to live without him, कि वो मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कल मैं मर जाता हूँ और मेरे बगैर तुम्हें रहना पड़ता है, तो ये जो दूरी है, ये जो टेम्पररी दूरी है, ये तुम्हें परमानेंट दूरी के लिए तैयार कर रही है। और ये उसको ना ट्रिक वो यूज कर रहा है, उसको उसको कह रहा है कि अ काइंड ऑफ सेपरेशन ट्रायल बिफोर डेथ, ये एक ट्रायल के तौर पे तुम उसको लो, कि वैसे भी तो हम लोगों ने मैंने मर ही जाना है और मेरे बगैर फिर तुम्हें रहना पड़ेगा, तो तुम ये समझो कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ये जो थोड़ी जो देर की दूरी है, ये जो है वो उसको उसको तुम्हें मेंटली जो मेरी डेथ के लिए वो तैयार कर रही है। Yesterday night the sun went hence and yet is here today. कल तुमने देखा, कल सूरज गया था और आज वो वापस आ गया। He had no desire nor sense nor half so short away. उसमें इमोशंस भी नहीं है, और उसका रास्ता भी कितना लंबा है। आप ह्यूमन आप देखें कि सूरज की जो दूरी है, सूरज की जमीन से आप फासला उसका देखें, कहते हैं उसको छोटा फासला तो तय नहीं करना था। देन फियर नॉट मी, फिर मेरी तरफ से भी ना डरो। इतनी ही खूबसूरत बात है। और दूसरी आप इसका मेटाफर चेक करें, ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू द सन, द माइटी ऑब्जेक्ट। और जॉन डन की पोइट्री में आपको ये बात नजर आएगी कि वो अपने आप को कंपेयर हमेशा करेगा बहुत माइटियर चीजों से, बहुत हेवनली चीजों के साथ, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ वो उसको अपने आप को कंपेयर करेगा। और वो कहता है कि नाउ इन दिस स्टैंजा ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू द सन, सूरज के साथ वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है। एंड एट द एंड ऑफ दिस कंपैरिजन ही विल प्रूव हिमसेल्फ बेटर देन द सन।
आप यही यहाँ पे उसका नार्सिज्म देखें, यहाँ पे उसका सेल्फ लव देखें कि वो सन के साथ खुद को कंपेयर करके अपने आप को वो उससे बेहतर भी गर्दान रहा है कि भाई मैं तो उससे भी बेहतर हूँ। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही से मुराद यहाँ पे सन है कि मैं तो उससे ज्यादा जल्दी वापस आऊंगा। सो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ ही इज गिविंग अस द एग्जांपल ऑफ सन। वो अपनी बिलवेड को क्या कहता है जी कि yesterday the sun has to go, the sun had to go, कि सन को जो है when the sun sets, कि जब सूरज गुरूब हो जाता है उसको भी तो जाना पड़ा। but today what why are you seeing, आप उसको क्या, आप क्या देख रही हैं? उसको कहता है कि तुम क्या देख रही हो? that sun the sun is back, कि वो तो वापस आ गया। अब उसको ये कहते हैं कि सन में तो देयर इज नो डिजायर, देयर इज नो सेंस। जो सन है वो तो किसी के हुक्म पे चल रहा है ना, तो उसमें कोई डिजायर नहीं है, उसमें कोई सेंस भी नहीं है। तो वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है? द सन डज नॉट लव एनीबडी, the element of love, the passion of love is absent in the life of sun। सन की जो जिंदगी है उसमें मोहब्बत तो नहीं है ना। फिर वो कहता है कि अच्छा उस चीज को भी छोड़ो, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, उसका रास्ता देखो। यू नो द डिस्टेंस ऑफ सन इज नॉट लिटिल, आप उसका कोई फासला थोड़ा नहीं है, कितना ज्यादा वो फासला वो तय करता है, लेकिन इसके बावजूद वो वापस आ गया है। देन फियर नॉट मी, फिर मेरी तरफ से भी मत डरो। फिर मेरी जो यू नो यू शुड नॉट फियर अबाउट मी, कि भाई वो अगर सूरज में ना तो इमोशंस हैं और इतना लंबा फासला उसको तय करना है, उसके बावजूद वो वापस आ जाता है, तो मैं तो फिर यू नो ही इज, देन फियर नॉट मी, बट लेकिन बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं उससे भी जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं उससे भी जल्दी, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, लौट के आ जाऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स, नाउ ही इज प्रेफरिंग हिमसेल्फ over the sun, you know, he is calling himself more more speedy, he is calling himself speedier than the sun। कहते हैं कि मैं सन से भी ज्यादा जो है, मैं मेरे पास पर है। you know, the passion of love is there for me, the passion of coming back is you know, I have a passion of coming back to my home in myself and spurs than he। तो ये जो सारी चीजें जो है ना, मैं मेरे पास सूरज से भी ज्यादा हैं और मैं उसी बेस पे वापस आ जाऊंगा। यानी स्पर्स जो होता है ना, अर्ज होता है, इम्पल्स होता है कि उस मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं वापस आऊं। तो ये सारी चीजें सूरज में नहीं है, लेकिन जो है वो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। अब आप उसमें ना ट्रांजिशन देखेंगे, उसकी उसके आइडियाज की ट्रांजिशन देखेंगे कि पहले दो स्टेंजर्स में उसने क्या बात किया और अब वो क्या बात कर रहा है। हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यू नो ही इज ट्राइंग टू प्रूव, उसका बड़ा यहाँ पे फिलोसॉफिकल सी नेचर है कि फीबल, कमजोर है इंसान की ताकत। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर अच्छा वक्त आता है, कैन नॉट एड मोर एन अदर, और कि वो उसमें को शामिल नहीं कर सकता। आप उस वक्त को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। यू नो, इफ यू आर हैप्पी, यू प्रे दैट मे दिस और प्रोलॉन्ग, कि आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ये लम्हा रुक जाए या ये लम्हा लंबा हो जाए, लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं सकते। यू नो, एक यहाँ पे मुझे एक वाकया याद आया कि एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि तुम मेरी अंगूठी पे एक ऐसी बात लिखवाओ कि अगर मैं खुश हूं तो मैं मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ना हूं तो उदास हो जाऊं, और अगर मैं उदास हूं तो मैं खुश हो जाऊं। मेरी अंगूठी पे कुछ ऐसी बात कुंदा करवाओ। और उसके वजीर ने क्या लिखवाया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त है तब भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त है तो तब भी गुजर जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो बुरे वक्त के लिए एक और चीज वो यूज कर रहा है। वो कहता है नॉर अ लॉस्ट और रिकॉल। अच्छा, कि ये अच्छे वक़्त को हम लोगों ना तो रोक सकते हैं, ना ही उसको दोबारा से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में या हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो अच्छे वक़्त को रोक लेना चाहता है। वो चाहता है कि अच्छा वक़्त रुक जाए या फिर उसको दोबारा से दोहराया जा सके। यानी कोई लम्हा ऐसा सबकी ज़िंदगी में होगा कि वो कहेगा यार ये लम्हा एक दफ़ा फिर जो है वो रिवाइव हो जाए। तो वो कहता है बट कम बैड चंक्स, जब देखें बट जो होगा ना, जहां पे भी बट आएगा वो पिछली बात को निगेट करेगा। वो कॉन्ट्राडिक्टरी जो होता है ये लफ्ज होता है। तो कहते हैं बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा वक्त आता है एंड वी ज्वाइन टू इट अवर स्ट्रेंथ, फिर हम उसको क्या करते हैं, हम अपनी सारी ताकत उसको दे देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, फिर बाद में हम क्या साबित करते हैं, हम परेशान हो के हम उसमें क्या कर देते हैं कि हम उसको मजीद ताकत देते हैं, उसको लंबा कर लेते हैं, उसकी लेंथ को हम लंबा कर देते हैं। तो मैन, वो कहते हैं कि मैन इज अ स्ट्रेंज क्रिएचर, मैन इज अ हेल्पलेस क्रिएचर, कि वो स्ट्रेंज भी है और हेल्पलेस भी है। दैट इफ यू हैव अ गुड टाइम इन योर लाइफ यू कैन नॉट प्रोलॉन्ग इट, यू कैन नॉट
just make it lengthy, and you cannot even recall it, you cannot even revise it. But if you have a bad chance, you, by adding your tears, by adding your fears, by adding all your sorrows, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको खुद ही लंबा कर देते हैं. तो you know, we can make the long the you know the saddest times. तो ये हमारे आप कह लें कि हमारी नेचर के बारे में भी वो यहाँ पे बात कर रहा है. वो कहता है कि जो हम लोग जो है वो एक अजीब क्रिएचर हैं. और नेक्स्ट है जी यहाँ पे, when thou sides not wind but sides में soul away. वाओ, ब्यूटीफुल. अच्छा, वो कहते हैं कि जब तुम सिसकियां ले रही हो ना, जब तुम आहें भर रही हो, तुम हवा या तुम्हारी ऐसे सांसें नहीं बाहर आ रही, तुम मेरी रूह को जो मेरी रूह निचोड़ के तुम लेके जा रही हो. व्हेन दाओ, जब तुम, यू, दाओ और दी दोनों का मतलब यू होता है, और इसमें डिफरेंस भी होता है. व्हेन दाओ वी अनकाइंडली काइंड, अनकाइंडली काइंड का जी मैंने अभी आपको बताया, ये ऑक्सीमोरॉन उसने यूज किया है. कहता है कि तुम काइंड तो हो, लेकिन यहाँ पे तुम अनकाइंडली, तुम ना मेहरबान हो के मेहरबानी कर रही हो मेरे पे. माई लाइफ्स ब्लड डॉट डिके, यू आर टेकिंग अवे द, यू आर वेनिशिंग द ब्लड इन माई वेन्स. कि तुम जब रो रही हो ना, तो तुमने क्या किया है कि तुम तो मेरी रगों से खून भी खींच कर लेकर जा रही हो. और इसके बाद क्या कहता है, इट कैन नॉट बी दैट दोज लव मी एज दो से. अच्छा, तुम कहती हो दैट यू लव मी, यू आर प्रोक्लेमिंग दैट यू लव मी. तुम कहती हो, if in thine my life thou waste that art the best of me. But no, you are not, you are proclaiming that you love me, but you are also destroying me. So you are not actually you know loving me. वो उसको क्या कह रहा है, आप इस बात को क्या समझें आपके. उसको कहता है कि यू नो ही इज कंसीडरिंग हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ हिज बिलवर्ड्स बॉडी. आप उसकी उसके जिस्म वो कह रहे हैं कि मतलब मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ. तुम जब आहें ले रही हो, तो तुम आहें नहीं ले रही, तुम मेरी रूह को खींच के लेके जा रही हो. यू आर वेनिशिंग द ब्लड प्रेजेंट इन माई वेन्स. के तुम जो जिंदगी का एहसास है, जो ब्लड है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आपको पता है ये जिंदगी के साथ ये चीज मंसूब है. तो वो कहते हैं कि नहीं, यू आर, योर टीयर्स आर फेडिंग अवे द लाइफ इन माई वेन्स. के मेरी जिंदगी, मेरी रगों से जो जिंदगी, तुम्हारे आंसू जो है वो इसको खत्म कर रहे हैं. And you know it cannot be, ऐसा हो ही नहीं सकता that you say that you love me, you proclaim that you love me, and you are weeping, and you are taking away all the happiness, you are taking away all the best feelings, best moments from my life. कि तुम कहती हो कि तुम जो है वो मतलब जो है वो मुझसे मोहब्बत करती हो, और इसके बावजूद तुम रो भी रही हो. यू आर द बेस्ट ऑफ मी, वो ये कहना चाह रहा है कि यू आर द बेस्ट ऑफ मी. सो यू नो योर टीयर्स आर मेल्टिंग मी. कि तुम मेरी जिस्म का, या तुम मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा हो या बेहतरीन पार्ट हो. तो जब तुम अपने आप को इस तरह खत्म कर रही हो, अपने आप के साथ इस तरह जो तुम जुल्म कर रही हो, तुम इसको खत्म करने की कोशिश कर रही हो, तो तुम एक्चुअली मुझे मुझे तुम अजियत दे रही हो. कितनी खूबसूरत लाइन है उसकी. उसके बाद इस पोएम का अगला हिस्सा है, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, दाई योर डिवाइनिंग हार्ट. डिवाइनिंग हार्ट जो होता है ना, एक पाकीज़ा दिल, यानी जो जो वो ऐसा दिल जो जो चाहे वो हो सकता है. अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, आप इसको देखेंगे कि वो लॉजिकली इस चीज़ को प्रूव कैसे करता है. For think me any ill, so do not think anything bad about me. Do not think, या do not predict anything bad for our life. For think, for shadow इसका मतलब होता है you are having, वो अब अपनी beloved को कह रहा है कि you are having a blessed heart, you are having a pure heart, so do not think any ill, do not think any bad, do not think about bad incidents or bad happenings. तो अपने दिल में जो वहम गुमान है वो मत लाओ. डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है डेस्टिनी जो किस्मत है वो वैसा ही कर दे. एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो तुम्हारे होफ हैं वो किस्मत उनको पूरा कर दे.
अब यहाँ पे वो अपनी ये जो इन 4 लाइन में अपनी जो बिलवड को वो क्या कह रहा है कि यू आर हैविंग अ प्योर हार्ट एंड इसको बहुत खूबसूरत तरीके से वो अब ये बात कर रहा है, कहता है कि डू नॉट थिंक एनी बैड अबाउट मी ना, एनी बैड फॉर कमिंग इंसिडेंट्स, क्या ये मत सोचो कि भाई हम मिलेंगे नहीं या पता नहीं हम कितने अरसे के लिए सेपरेट हो रहे हैं। तो कह रहा है कि तुम कुछ भी बुरा मत सोचो, कि तुम जो चाहती हो, तुम्हारा दिल इतना पाक है, इतना पाकीज़ा है कि तुम जो चाहती हो वो हो जाता है। तो ये ना हो कि किस्मत कहीं मंज़िल जो है वो डेस्टिनी जो है वो कहीं सुन रही हो, यू नो ही इज़ ट्राइंग ही इज़ गिविंग अस अ टच ऑफ स्पिरिचुअल लव, ये ना हो कि किस्मत वहाँ पे खड़ी सुन रही हो एंड ही इट मे फुलफिल ऑल योर फियर्स एंड इट मे फुलफिल ऑल योर यू नो ऑल योर बैड थिंकिंग, कि जो तुम अला भला या बुरा जो सोच रही हो, ये ना हो किस्मत उसको पूरा कर दे। बट थिंग, लेकिन क्या सोचो, अब उसको यू नो ही इज ट्राइंग टू गिव हिम अ गिव हर अ गाइडलाइन, अब उसको वो गाइड कर रहा है क्या सोचना चाहिए उसको। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। सो यहाँ पे वो बड़ी अच्छी बात कर रहा है कि कहता है, पहले तो उसको कह रहे हैं ना, इफ यू थिंक इल अबाउट मी, तो देन मे डेस्टिनी टेक्स देम एज अ रियल पार्ट एंड मे मेक द बैड हैपनिंग्स ऑफ लाइफ आर रियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो वो कहता है कि अब यहाँ पे वो कहता है कि दोज हु लिव इन ईच अदर दे कैन नेवर बी सेपरेटेड। ऐसे तुम सोचो दैट यू शुड नॉट थिंक दैट आई एम गोइंग समवेयर और यू नो आई एम going to leave you, but think that we are sleeping in the same bed and keeping our keeping our mouth outside opposite sides, कि हम लोग एक ही तुम देखो कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ और बस ये कि मैंने मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है। अब इस तरीके से वो उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोज हु लिव इन ईच अदर दे कैन नेवर बी फॉरगेटन बाय ईच अदर, तो वो कभी भी एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते जो एक दूसरे में रहते हैं। तो ये जो उसका तरीका था, आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। और उसके बाद है जी, हम आज पढ़ते हैं वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन क्या होती है जी? फेयरवेल होती है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग ये जो रोना धोना या मातम करना, और कि अभी हम जो है वो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट पोइम, अ वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। ये जो है जी उसकी मोस्ट फेमस पोइम है, और उसमें ये जो इसने अपना मोस्ट फेमस आप कह लें कि यूनिवर्सल जो कंसीट था वो इसी में उसने यूज़ किया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, जैसे कि नेक आदमी जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, while some of their sad friends do say the breath goes, and now some say no. It means that, he is making a comparison of love between him and his beloved, with the पासिंग अवे ऑफ वर्चुअस मैन। वो अपना एक कंपैरिजन कर रहा है नेक आदमी की डेथ के साथ। कहता है कि व्हेन पायस मैन डाई, ये जब नेक आदमी मरते हैं तो वो उनकी जो रूह है वो इतनी आसानी से निकल जाती है, उनकी जान इतनी आसानी से निकल जाती है, एंड दे सीम सो काम, कि उनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, व्हाइल सम ऑफ देयर फ्रेंड्स से वेदर दे आर टेकिंग अ ब्रेथ, कि वो सांस ले रहे हैं, और कुछ कहते हैं नो, यानी ये भी नहीं पता चलता कि दे आर अलाइव और दे आर डेड, बिकॉज देयर सोल इज टेकन अवे। सो आप कह लें कि in such a calm manner that it's not certain for other people whether they are dead or alive, because they are so peaceful in their life। तो के उनके जो people around them जो है वो their sad friends and relatives are not sure of their death, some say they are dead while others say they are not। So he is actually comparing himself, the love between him and his beloved is so peaceful, so calm, and so gentle that nobody should know about that. So let us melt and make no noise. Now he is consoling herself, and he consoling her, and he is saying to her, let us melt and make no noise, no tear floods nor sigh tempests move, their profanation of our joys
टू टेल द लेटी, लेटी का मतलब होगा ये जो आम जो लोग होते हैं, our love. Yeah, we should not tell common people about our love. So he is suggesting his beloved there, let us part from each other without any outward manifestations, and we should not imply any kind of tears and sighs. It will spoil the joy of our love, कि ये जो हमारी मोहब्बत की जो है ये तौहीन है, कि अगर हम इसको शोर करते हैं या हम रोते धोते हैं, नो, क्योंकि वो ये साबित करना चाह रहा है कि देयर लव ट्रांसेंड्स मेयर फिजिकलिटी, उसमें सिर्फ फिजिकलिटी नहीं है। जो जैसे वो कहते हैं कि इंग्लिश का मुहावरा है, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस, कि ये जो खाली चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा शोर मचाती हैं। तो वो कहता है कि लेट अस मेल्ट, कि वो उसको ये बताना चाह रहा है कि ही इज़ आल्सो सैड, वो भी वो कहीं जा रहा है तो वो कहता है कि वो मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बट मेक नो नॉइस, लेकिन शोर नहीं करना। देयर शुड नॉट बी एनी क्राइज, देयर शुड नॉट बी एनी टीयर्स, देयर शुड नॉट बी एनी साइज, सैड साइज, कि हम लोगों को ये चीजें नहीं करनी है। और ये जो लेटी जो कॉमन पीपल हैं उनको वी हैव वी शुड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ नॉइस टू टेल देम अबाउट आवर लव और अबाउट आवर कनेक्शन। क्योंकि अब नेक्स्ट वो बताएगा हमें ऐसा क्यों करना है। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, मूविंग ऑफ द अर्थ से मुराद अर्थक्वेक। men reckon का क्या मतलब होता है जी, कंसीडर what it did and meant, but trepidations of the spheres through greater far is innocent। अब वो उसने बताया है जी हमने शोर क्यों नहीं करना। वो कहते हैं when the earth moves, earthquake is happened and it creates a lot of fear, it creates a lot of sound, it creates a lot of destruction। जब जमीन हिलती है, जलजला आता है तो कितनी ज्यादा तबाही हो जाती है, इमारतें गिर जाती हैं, कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है, but when other planets are moved, when other planets move, they do not cause any destruction, वो डिस्ट्रक्शन या वो दे डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ नॉइज। अब वो अपने आप को वो कह रहा है कि ये जो छोटे मोटे जो चीजें हैं ना, ये शोर मचाती हैं, ये आपको डिस्टर्ब करती हैं। हाँ जी, तो वो क्या कह रहा है कि जो अर्थक्वेक है ना, ये शोर करता है, ठीक है, ये लोगों को फियरफुल करता है, लेकिन ये जो हेवनली बॉडीज हैं, यानी ये जो स्फीयर्स हैं, ये जो इतनी बड़ी बिग मूवमेंट्स हैं प्लैनेट्स की, ये जो पूरी कायनात गर्दिश में है, इट इज नॉट मेकिंग एनी नॉइस। व्हाई? बिकॉज ये जो बहुत ज्यादा बड़ी भी मूवमेंट्स हैं, ये शोर नहीं करती। ये जो आप कह लें कि यहाँ पे हम इसको जनरली भी लें या क्रिटिकली भी लेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो क्लासी चीजें होती है ना, ये जो इतना शोर नहीं करती, आप इनको ये वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन इनको अपनी जुबान से बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि dull sublunary lovers love whose soul is sense cannot admit absence। ये जो आम मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, ये तो एब्सेंस को, जुदाई को, सेपरेशन को ये तो बर्दाश्त नहीं करते, मानते ही नहीं है, बिकॉज इट डॉट रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। क्योंकि ये जो उनका जो उनकी जो मोहब्बत है वो उसको खत्म कर देंगे। एलिमेंटेड का क्या मतलब होगा कि ये जो उस चीज को ये जो आम जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जो इस दुनिया के, वो इस चीज को वो इस चीज को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते, सेपरेशन को। अब वो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो ऑर्डिनरी पीपल की मोहब्बत होती है, हुज सोल इज सेंस, उसका उसकी उसकी सोल ही क्या है, उसकी सोल जो है वो फिजिकल लव है। ये जो आम लोग मोहब्बत करते हैं, कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, ये तो जुदाई को बर्दाश्त ही नहीं करते, बिकॉज इट डॉट रिमूव दोज थिंग्स व्हिच एलिमेंटेड इट। So he is saying in these lines that the love of ordinary people dies in case of separation because the body is the source, उनका सोर्स ही पूरी उनकी बॉडीज होती हैं। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लव जो है ये जब रिमूव हो जाती हैं उनकी क्योंकि उनकी जो मोहब्बत होती है वो फिजिकल होती है, तो ये जब उनकी बॉडीज एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं उस सीन में से एक दूसरे के साथ से, तो वो उनकी उनकी जो मोहब्बत भी है वो भी मर जाती है। तो इन रियल सेंस इस असल मोहब्बत में क्या होता है, एक वो जो कोट है, एब्सेंस इज टू लव एज विंड इज टू फायर, जैसे हवा जो है वो आग को भड़काती है,
उसी तरह जो जुदाई है वो भी मोहब्बत को 4 चाँद लगा देती है। वो कहता है बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, हमारी मोहब्बत तो इतनी ज़्यादा रिफाइंड है, इतनी ज़्यादा पाक है that ourselves know not what it is, enter assured of the mind, careless eyes, lips, and hands to miss. So he is trying to say that our love is not physical, it is spiritual. It does not care about eyes, lips, and hands to miss. You know, it does not have an एलिमेंट ऑफ टचिंग के उसमें अगर आप फिजिकल, अगर आपकी बॉडीज एक दूसरे के करीब नहीं भी हैं, आप फिजिकली एक दूसरे के करीब प्रेजेंट नहीं भी हैं, एक दूसरे के साथ नहीं भी हैं, बट आवर माइंड्स आर इंटरकनेक्टेड, हमारे जो जहन हैं, हमारे जो मेंटली हम एक दूसरे के पास प्रेजेंट होते हैं। वो जो मोमिन खान मोमिन का एक शेर है ना कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, वो इस चीज को बिल्कुल सही तरीके से हम लोगों को ये बता रहा है कि हमारा जो कनेक्शन है ना, हमारी जो मोहब्बत है, द लव हैज ट्रांसेंड्स द फिजिकलिटी को तो ट्रांसेंड कर चुके हैं, इससे बहुत दूर या बहुत पार हो चुकी है हमारी मोहब्बत, और इसके लिए जरूरी नहीं है टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम। आप फिर इसमें नार्सिज्म देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहता है कि जो द कॉमन पीपल लव फिजिकली, कि वो उनकी उनकी मोहब्बत तो सिर्फ जिस्मानी होती है। इफ यू आर प्रेजेंट इन देयर लाइफ, the love is there. If you are absent from their life, the love is absent. तो कहते हैं नो, आवर लव इज जस्ट नॉट लाइक दैट। वो अपने आप को यहाँ पे सुपीरियर भी, अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा भी कह रहा है, और अपने आप को एक वो अपनी सुपीरियोरिटी को भी और अपनी जो लव की क्वालिटी है उसको भी वो डिफेंड कर रहा है और बयान कर रहा है। कहते हैं कि रोना धोना मचा के, ये तो आम लोगों की बातें हैं, हम लोग, हमारी मोहब्बत तो आम है ही नहीं है। हमारी मोहब्बत तो बहुत ज्यादा रिफाइंड है, जिसमें देयर इज नॉट नेसेसरी टू मिस, मिस इसका मतलब यहाँ पे टच है, टू मिस योर आईज, लिप्स एंड हैंड्स, नो इट इज नॉट नेसेसरी। our two souls therefore which are one, now he is saying that they both share same soul, they are वो कहते हैं ना कि शायद दो कालिब एक जान, मेरे ख्याल में यही लफ्ज है, यही मुहावरा है। तो ही सेइंग कि सोल्स, our two souls therefore which are one, कि हमारी बेशक दो रूहें हैं या दो जिस्म हैं, तो हमारी जो जान है वो एक ही है। दो आई मस्ट गो endure not yet, कि अब मुझे जाना भी है, a breach but an expansion like gold to airy thinness beat। तो अब उसने यहाँ पे जो बात की है वो इस तरह की वो बात कहता है कि जो हमारी जुदाई है वो हम लोगों को ये एक गैप नहीं है, ब्रीच यानी एक गैप नहीं है, बट ये एक्सपेंशन, ये एक फैलाव है, लाइक गो टू एयरी थिननेस बीट, जैसे सोने को हैमर्ड किया जाता है, उसको कूटा जाता है यहाँ तक कि वो बिल्कुल थिन हो जाता है, उसके वो एक्सपैंड हो जाता है एक एयर की तरह। तो जैसे आप कह लें कि ना कि वो उर्दू में, अगर इसको मैं बिल्कुल उर्दू की लाइन में एक्सप्लेन करूं, तो वैसे होगा कि जैसे जुदाई, सोना आग में जलकर कुंदन बन जाता है, वैसे जो जुदाई है वो मोहब्बत को बहुत ज्यादा रिफाइंड कर देती है या बढ़ा देती है। वो बात वही सिर्फ आ गई है कि एब्सेंस इज टू लव एज विंड इज टू फायर। तो वो कह रहा है कि जो गोल्ड है, जैसे कि सोना है, जब इसको कूटा जाता है, ये फैल जाता है, थिन हो जाता है, ठीक है, एक्सपैंड हो जाता है, तो ये जो ब्रीच नहीं होता, ये गैप नहीं होता इसमें, तो इसी तरह जो सेपरेशन है वो ट्रू लव को और ज्यादा बढ़ा देती है। If they be two, they are two so. As stiff twin compasses are two, thy soul, the fixed food, makes me no show to move but thought if the other do। अब यहाँ पे उसका मशहूर ज़माना जो कंसीट है, जो यूनिवर्सली उसने उसका जो एक्नॉलेज कंसीट है वो यूज कर रहा है। अब आप देखें कि वो उसको किसके साथ कंपेयर कर रहा है। वो कहता है कंपस, कंपस देखिए कभी जो ज्योमेट्री में पड़ी होती है, वो कहता है कि तुम और मैं जो कंपस के टॉप की तरह, कंपस आर टू, दो जो कंपस की टांगे होती हैं, ये जो पुरकार आप जिसको कहते हैं, वो जो ऊपर से ना एक ही होती हैं, एक तरीके से वो मिली होती हैं। तो वो उसको अपनी वाइफ को क्या कह रहा है कि तुम कंपस की एक टांग हो और दूसरी जो टांग है वो मैं हूँ। फिक्स्ड फूड दाई सोल, तुम कौन हो, तुम्हारी जो रूह है फिक्स्ड फूड, वो
उसका जो कदम वो जो जमा होता है, आप देखेंगे कि कंपास में एक जो होती है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहती है और दूसरी जो होती है, वो उसके इर्द-गिर्द घूम रही होती है। तो कहते हैं कि तुम जो हो, तुम वो कंपास की एक टाँग हो जो अपनी जगह पे फिक्स हो और मैं जो है वो तुम्हारे इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहा हूँ। ये उसने कंसीट यूज़ किया। देखिए ह्यूमन बीइंग्स को वो कंपास के साथ कंपेयर कर रहा है और इसको लॉजिकली प्रूव भी कर रहे हैं। तो कंसीट हमेशा इसी चीज़ को कहते हैं। एंड दो it in the center seat, yet when the other far dot room, it leans and hearkens after it and grows erect as that comes home. तो कहते हैं कि जब तुम तो सेंटर में होती हो, तुम तो मरकज़ हो, लेकिन जब वो दूसरा जो उसका पैर है वो दूर उसके इर्द-गिर्द जो है वो घूमता है और वो जो है तो अब वो इसमें कह रहा है कि द फिक्स्ड हैंड मे बी अपार्ट फ्रॉम द मूविंग हैंड व्हाइल द मूविंग हैंड ड्रॉज द सर्कमफेरेंस बट इन द एंड दे आर ऑलवेज रीयूनाइटेड कि वो कहते हैं कि तुम वो सेंटर हो जिसकी वजह से मैं दोबारा जहां पे भी मैं चला जाऊं वो घर में वापस आ जाता हूँ सच विल्ट दो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट obliquely run. Thy firmness makes my circle just and makes me end where I begun. वेयर आई बिगन से क्या मुराद है यहाँ पे कि मैं हमेशा जहाँ मेरा एंड वहीं पे होता है जहाँ से मैंने शुरू किया था यानी आई ऑलवेज केम बैक होम तो वो उसका कह रहा है कि जो तुम्हारी फर्मनेस है जो जो तुम्हारी फर्मनेस है या जो तुम्हारी मजबूती है, जो तुम्हारी स्टेडफास्टनेस है, जो तुम्हारी मोहब्बत है, वो अपनी जगह पे जमी हुई होती है और मैं जहाँ पे भी चला जाऊँ, तो मेरा सर्कल उधर ही आके ख़त्म होता है, जहाँ से ये शुरू हुआ था। ठीक है? ये उसकी जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी पोएम है और सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम जो है कि सीमिंगली बैड सिचुएशन जो है वो एक या कह लें कि कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो हैं वो उनको ऑप्टिमिस्टिक वे में अगर डील किया जाए तो आप उन पे काबू पा सकते हैं और उसमें उसकी जो टोन है वो द टोन ऑफ द पोएम इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट सो द पोएट इज़ सीरियस एंड मेलंकोलिक वो थोड़ा-सा सैड भी है बट स्टिल ही रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक थ्रू आउट द पोएम और दिस कन्वेज़ द पोएट्स थॉट्स अबाउट हिज़ लव फॉर हिज़ वाइफ और उसमें आप ये चीज़ भी नोट करते हैं कि इट इज़ मैच्योर और ये कुछ आप कह लें कि ये वो वाली मोहब्बत नहीं है कि जो जो है वो जुदाई से आप कह लें कि ख़त्म हो जाती है, माँद पड़ जाती है। तो अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन इज़ अ पोएम दैट मेक्स द रीडर रियलाइज़ द पावर ऑफ ट्रू लव जो असल की मोहब्बत है उसके बारे में बताता है और इट टेल्स द रीडर दैट व्हेन टू पीपल आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड इन सच अ वे ओके देयर सोल्स बिकम वन तो वन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट विद द अदर इन स्पिरिट एंड फिजिकल सेपरेशन सीजेस टू मैटर ये फिर आपके साथ जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जो आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस है ना वो फिजिकल सेपरेशन को किसी हाथर में नहीं लाती। तो ये था जी आज का लेक्चर एंड आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मुझे और आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप जो है आप अपने क्वेश्चन साथ-साथ लिख लिया करें, आप अपनी कन्फ्यूजन साथ-साथ लिख लिया करें और जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पे मुझे भेज दिया करें ताकि मैं उसको साथ-साथ आपको बताती जाऊँ। और आपकी जो असाइनमेंट है आज की वो ये है कि जॉन डन एज़ अ लव पोएट आप इस पे असाइनमेंट बनाएँगे। इस क्वेश्चन को आप सब जो है वो लिखेंगी और आप मुझे ये मस्ट भेजेंगी और आपका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। और नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमानिल्लाह और जहाँ रहें खुश रहें, स्टे डिटरमिन्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।